यारो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के साथ डीसीयू का ऑफिशियली एंड हो चुका है और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने डीसी स्टूडियो से मार्वल स्टूडियोज की तरह एक प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करके जेम्स गन को डीसीयू, जो कि डीसी के लिए एक बिल्कुल नया सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करेगा, उसका प्रेसिडेंट बना दिया है। जो कि नए डीसी स्टूडियो के बैनर को क्रिएट करने के डिसीजन को इसीलिए लिया गया है क्योंकि वार्नर ब्रदर्स वाले वापस से उसमें कोई इंटरफेयर ना करे और सारी क्रिएटिव फ्रीडम जेम्स गन को दे दी गई है। तो आगे हमारे मेन टॉपिक पर पढ़ते हुए हम बात करेंगे कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एमसीयू की बात करें तो 2008 में मार्वल, जो कि एक कॉमिक बुक पब्लिशिंग कंपनी, जो कि उसके राइट वर्ल्ड डिज्नी के पास थे और मार्वल लगभग बैंकरप्सी के कगार पर था और अपने कॉमिक बुक के राइट्स अलग अलग स्टूडियोज को बेचकर सर्वाइव कर रही थी। जब वर्ल्ड डिज्नी ने मार्वल को स्टेबल करने के लिए मार्वल स्टूडियोज क्रिएट किया, तब उनकी पहली फिल्म आयरन मैन 2008 में रिलीज हुई, जिसमें मार्वल ने अपना सब कुछ झोंक दिया। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि अगर ये चली तो है, नहीं तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। आयरन मैन मूवी इतनी अच्छी निकली कि ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, इतनी ज्यादा पसंद आई कि बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई, जो कि स्टूडियो के लिए काफी अच्छी चीज थी। उसके बाद उन्होंने हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर, इन कैरेक्टर्स पर स्टैंड अलोन मूवीज बनाई और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रख दी। और जब 2012 में द एवेंजर्स रिलीज हुई, तब फैंस ने ऐसा देखा जो इससे पहले किसी ने भी सिल्वर स्क्रीन पर एक्सपीरियंस नहीं किया था। द एवेंजर्स, जो कि इतने सारे सुपर हीरोज को एक साथ स्क्रीन पर देखना कॉमिक बुक फैंस के लिए कोई सपने से कम नहीं था। और द एवेंजर्स ने बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन का आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया। और अब हमारी कहानी में एंट्री होती है डीसी की। ग्रीन लैंटर्न, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, उससे डीसीयू की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन ये फिल्म इतनी ज्यादा बेकार निकली कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 200 मिलियन के बजट के साथ 220 मिलियन ही कमा सकी। तो इसी वजह से इस फिल्म को बिल्कुल अलग ही रखा गया। इसके बाद वार्नर ब्रदर्स, जिनके पास डीसी कॉमिक्स के पूरे राइट्स थे, उन्होंने सुपरमैन फिल्म से सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का प्लान करा और इसके लिए उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन को एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म को बनाने का जिम्मा दिया। क्रिस्टोफर नोलन, जो कि वार्नर ब्रदर्स के लिए पहले ही डीसी के बैटमैन पर हमें आइकॉनिक द डार्क नाइट ट्रिलॉजी एज अ डायरेक्टर दे चुके थे। सुपरमैन के फिल्म को वो डायरेक्ट न करते हुए एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करने के लिए जैक स्नाइडर, जो इससे पहले 300 जैसी आइकॉनिक एंड वॉचमैन जैसी कमाल की सुपर हीरोज फिल्म बना चुके थे। और 14 जून 2013 को रिलीज होती है मैन ऑफ स्टील। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कुछ प्रतिशत फैंस को ये पिक्चर काफी पसंद आई और कुछ को नहीं। फिल्म को ठीक ठाक क्रिटिसिज्म मिला इसके अलग और डार्क टोन होने की वजह से। मैन ऑफ स्टील ये पिक्चर एक अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को शुरू करती है पर एक बिल्कुल अलग एंड सीरियस टोन के साथ, जो कि इस वक्त तक एमसीयू अपने फेज 2 में एंट्री ले चुका था आयरन मैन 3 के साथ। एमसीयू को देखते देखते फैंस का टेस्ट ऐसा बन गया था कि सुपर हीरो की फिल्में इसी फॉर्मूले पर होनी चाहिए। एमसीयू ने अपने फिल्म्स का फॉर्मूला ही ऐसा सेट किया था जिसमें अपना एक सुपर हीरो होगा, उसके सामने होगा एक स्ट्रॉन्ग सुपर विलन, फिल्म के बीच बीच में जोक्स, कॉमेडी, ह्यूमर होगा, एक हीरोइन होगी और क्लाइमैक्स में एक पूरी वीएफएक्स से भी फाइट होगी। विलन या तो मारा जाएगा या फिर पकड़ा जाएगा और एक नेक्स्ट फिल्म को टीच करते हुए एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पिक्चर खत्म। डिज्नी के बैनर के अंडर मार्वल स्टूडियोज होने के कारण हम ये समझ सकते थे और उस टाइम पर फैंस को भी ये फिल्में पसंद आती थी। और उसी बीच डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पहली फिल्म मैन ऑफ स्टील रिलीज हुई, एक बिल्कुल सीरियस और डार्क टोन के साथ। ये फिल्म एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज की बात करने के साथ साथ एक सुपर हीरो की ठीक ठाक ग्राउंड रियलिटी भी हमें दिखाती है और इसी डार्कनेस के कारण पिक्चर को ठीक ठाक क्रिटिसिज्म मिला। इस पिक्चर पर मैं अपना स्टैंड दूं तो ये पिक्चर मुझे आज भी उतनी पसंद है, जो कि इस पिक्चर को साल में मैं 2-3 बार देख ही लेता हूँ। इसके बाद एमसीयू में एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर इस फिल्म के साथ रूसो ब्रदर्स की, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि कैसे एमसीयू की फिल्में एक फॉर्मेट पर चलती है। ये फिल्म उन सारे बॉक्सेस को चेक मार्क करते हुए अपना अलग टोन लेकर आती है, जो कि डार्क और सीरियस टोन थी। वीएफएक्स फाइट के अलावा इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट और लॉन्ग टेक एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिले और ये पिक्चर फैंस एंड क्रिटिक्स दोनों को बहुत पसंद आई। इसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में आई, जो ये भी बिलियन क्रॉस करती है। इसके बाद मार्च 2016 में डीसीयू से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज होती है और इस फिल्म से शुरू होता है वार्नर ब्रदर्स का इंटरफेरेंस डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर। मैन ऑफ स्टील, जो कि कमाल की पिक्चर होने के बावजूद उसे सो कॉल्ड डीसी फैंस ने क्रिटिसाइज किया। इसी वजह से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जो फिल्म 3 घंटे की होने वाली थी, लेकिन वार्नर ब्रदर्स वालों ने अपने इंटरफेरेंस से फिल्म के कुछ एक्सट्रीमली डार्क सीन्स को हटा के उसे 2.5 घंटे का बना दिया। और जब पिक्चर रिलीज हुई तो फैंस ने इसे मैन ऑफ स्टील से भी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि पिक्चर पर रैंडम कट्स लगाने के कारण इस पिक्चर के बहुत सारे सीन्स का कोई सेंस नहीं बन रहा था
और जब इस पिक्चर का एक्सटेंडेड कट आया तो ये इतना अच्छा निकला कि इसने फैंस की आंखें खोल दी और पहली बार ये रियलाइज हुआ कि जैक स्नाइडर का डीसीयू को लेकर कितने बड़े और वाइड प्लान है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का एक्सटेंडेड कट डीसीयू के फ्यूचर को और डार्क साइड जैसे विलन्स को सेटअप करता है और यहाँ से डीसीयू के लिए हाइप बननी चालू हो गई थी। और दूसरी तरफ एमसीयू अपने पीक की ओर बढ़ते हुए लाता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर डायरेक्टेड बाय रूसो ब्रदर्स और ये फिल्म भी बहुत ज्यादा कमाल की निकली। ये फिल्म उसी मुद्दे पर बात करती है जिस बेस पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन भी बनी थी, जो कि था सुपर हीरोज की फाइट की वजह से होने वाली कैजुअलिटीज। एवेंजर्स से जो अल्ट्रॉन के फॉलोअप पर बनी ये फिल्म सोकोविया में वो अल्ट्रॉन वर्सेस एवेंजर्स की बैटल में वो सिविलियंस कैजुअलिटीज का मुद्दा सामने लाते हुए एक डार्क टोन के साथ साथ पॉलिटिकल एंड एंटी हीरो जैसे टॉपिक एमसीयू में इंट्रोड्यूस करती है। इस फिल्म में एयरफोर्स बैटल, कैप्टन वर्सेस आयरन मैन जैसे कमाल के बैटल्स हमें देखने को मिलते हैं और इस फिल्म के साथ एमसीयू अब ग्राउंड लेवल रियलिटी एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक्स भी टच कर रहा था, जिसकी वजह से फैंस एमसीयू के साथ और भी ज्यादा रिलेट एंड अटैच होने लगे। दूसरी तरफ डीसीयू की सुसाइड स्क्वाड रिलीज हुई, जो कि अगेन वार्नर ब्रदर्स वालों की इंटरफेरेंस की वजह से बर्बाद हो गई और फैंस आज भी इस फिल्म के रिलीज द आयर गट्स के ट्रेंड्स ट्विटर पर चलाते। 2017 में डीसीयू से वंडर वुमन रिलीज होती है, जो कि एक कमाल की पिक्चर निकली। इस पिक्चर का नो मैंस लैंड वाला सीन आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन्स नॉट ओनली इन सुपर हीरोज फिल्म्स बट इन सिनेमा हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है, जो कि इस फिल्म को पैटी जेंकिंस ने डायरेक्ट किया था। लेकिन जब वंडर वुमन 1984 रिलीज हुई तब अपन समझ गए ये पिक्चर कितनी पैटी जेंकिंस की थी और कितनी जैक स्नाइडर की। दूसरी तरफ एमसीयू में थॉर रैग्नारोक रिलीज हुई, जो कि थॉर के ट्रिलॉजी को कंप्लीट करते हुए पहले थॉर का कैरेक्टर एंड थॉर की फिल्म में डार्क थी। यह पिक्चर उस कैरेक्टर को एक कॉमेडिक टोन देते हुए ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ और फैंस ने भी टाइका वाइटिटी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको भी काफी प्रेज किया। इसके बाद डीसीयू से आती है जस्टिस लीग और आप कह सकते हो कि यहाँ से डीसीयू का डाउनफॉल शुरू हुआ। जैक स्नाइडर, जो कि उन्होंने ये फिल्म लगभग कंप्लीट कर ही ली थी, उनको फैमिली ट्रेजेडी की वजह से टेक डाउन करना पड़ता है। और दूसरी तरफ वार्नर ब्रदर्स वाले फिल्म को कंप्लीट करने के लिए बुलाते हैं जॉस व्हेडन को, जिन्होंने एवेंजर्स एंड एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन बनाई थी। एवेंजर्स एंड एमसीयू की सक्सेस को देखते हुए वार्नर ब्रदर्स वाले भी डीसीयू को लाइट हार्टेड बनाना चाहते थे, लेकिन जैक स्नाइडर अपने बात पर अड़े रहते थे। लेकिन जब उन्हें प्रोजेक्ट से हटना पड़ा और जॉस व्हेडन को लाने के बाद स्टूडियो जैसा चाहे वैसा उनसे बनाना चाहता था। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 4 घंटे की होने वाली थी, वे वार्नर ब्रदर्स वालों ने फिल्म को लेकर बहुत सारी रीशूट्स करवा कर उसके ऊपर इतने कैसे चलाई कि पिक्चर सीधा 2 घंटे की बना दी और उसे डार्क टोन से टोन डाउन कर दिया और रिलीज कर दिया। रिलीज के बाद ये फिल्म इतनी ज्यादा टट्टी थी कि इससे फैंस और क्रिटिक्स सब ने इसको क्रिटिसाइज किया। जैक स्नाइडर के विजन की पूरी तरह से गांड मार दी। इसके बाद जैक स्नाइडर पूरी तरह से डीसीयू से बाहर निकल गए और दूसरी तरफ 2018 में एमसीयू से आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो कि आइकॉनिक मोमेंट से भरी पड़ी थी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जब रिलीज हुई तो इसके साथ फैंस के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये पिक्चर उन एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी निकली। उस कमाल के और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स इस पिक्चर को 2 बिलियन का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर क्रॉस करवाती है और फैंस ने भी इस फिल्म में कुछ ऐसा देखा जो कि मायूना ने कभी देखा था या फिर एक्सपेक्ट भी किया था। फिल्म की क्लाइमैक्स में एवेंजर्स हार जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग एंड इमोशनल था और इस वजह से फैंस इस फिल्म को मल्टीपल टाइम थिएटर में देखने के लिए गए और इससे एवेंजर्स एंड गेम जो अगले साल 2019 में आने वाली थी उसके लिए अनथिंकेबल हाइप बन गई। इन्फिनिटी वॉर से लेकर एंड गेम तक एमसीयू अपने पीक पर था और फैंस के लिए ये गोल्डन टाइम था। हर वक्त नए नए फैन थ्योरीज रूमर्स बनने लगे थे कि क्या होगा एंड गेम में। इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के बीच जितने भी एमसीयू से फिल्में आई, सब ने एंड गेम के हाइप की वजह से बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई की और कैप्टन मार्वल, जो कि एंड गेम से पहले भी एमसीयू की लास्ट पिक्चर थी, वो पिक्चर उतनी अच्छी ना होने के बावजूद 1 बिलियन कमाई। और फिर दिन आता है 26 अप्रैल 2019, एंड गेम थिएटर्स में रिलीज हुई और इसने इतिहास रच दिया। फिल्म 3 घंटे की होने के बावजूद अपना पूरा समय स्लो पेस पर चलती है और किसी को कोई अंदाज नहीं है कि क्या होगा। और फिर आता है ऐसा मोमेंट जो कि आई थिंक द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन द सिनेमैटिक हिस्ट्री, मैं इसे कंसिडर करता हूँ, एवेंजर्स असेंबल वाला मोमेंट। थैनोस थॉर एंड आयरन मैन को हरा चुका है। कैप्टन हैज फाउट नियरली टू हिज डेथ एंड कंटिन्यूअसली फाइटिंग एंड वो हार मानने से मना करता है। सामने थैनोस और उसकी आर्मी खड़ी है, कैप्टन अकेला खड़ा है एंड यू हियर दोस गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम सैम विल्सन।
and portal opens. T'Challa, Shuri, Okoye out comes Sam, Doctor Strange, Peter Parker and all superheroes एक साथ आते हैं. Captain says Avengers! एंड सारे हीरोज थैनोस की आर्मी पर आक्रमण कर देते एंड अल्टीमेटली विल सैक्रिफाइस ऑफ आयरन मैन. अवेंजर्स वॉन द बैटल. सो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि लफ्जों में बता पाना बहुत मुश्किल है. एक ऐसा मोमेंट जो कि 10 साल के बिल्ड से मिला. एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे रिक्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. थिएटर्स में आयरन मैन की डेथ के बाद लोग रो रहे हैं. असेंबल सीन में लोग नाचने लगे थे. मतलब अनबिलीवेबल थिंग फॉर फैंस एंड सिनेमा. इसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ एमसीयू की फेज 3 का एंड होता है और दूसरी तरफ डीसीयू लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था. इस वक्त एक रिलीज द स्नाइडर कट की मूवमेंट शुरू हो चुकी थी एंड एमसीयू वाज ऑन इट्स ब्रेक फॉर 1 ईयर. इसके बाद पैंडेमिक की वजह से एमसीयू एंड डीसीयू दोनों के प्लान्स होल्ड हो गए. मार्च 2021 में फाइनली रिलीज द स्नाइडर कट की मूवमेंट रंग लाई एंड एचबीओ मैक्स पर जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिलीज हुई एंड ये पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी थी. एज अ फर्स्ट जस्टिस लीग फिल्म ये पिक्चर अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट करती है और मैं ये कह सकता हूँ 2012 में आई द एवेंजर्स से भी ये फिल्म बहुत मामलों में अच्छी थी. लेकिन आगे इसका आज तक कुछ हुआ नहीं. आगे जाकर काफी सारी फिल्म डीसीयू के बैनर में रिलीज हुई लेकिन फैंस उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे. दूसरी तरफ जनवरी 2021 से वांडाविजन के साथ एमसीयू फेज 4 को शुरू करने के साथ साथ अब टीवी शोज में भी एंट्री ले चुका था. लेकिन फेज 4 से एमसीयू को मानो नजर लग गई जो कि आज तक एमसीयू उभर ही नहीं पाए क्योंकि जो फैंस इतने सालों से आपका कंटेंट एज ए चिल्ड्रन एंजॉय किया करते थे वो बड़े हो चुके हैं एंड उन्हें कुछ डार्क एंड सीरियस स्टोरीज देखनी है जो कि ये इंग्रेडिएंट डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पास था. लेकिन उन्होंने इस पर ऐसी टट्टी आ गई जिसकी बदबू आज तक हमें सताती है. वार्नर ब्रदर्स की डिस्कवरी को बिकने के बाद डीसीयू की एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ये पिक्चर लास्ट पिक्चर साबित हुई. अब डीसीयू के नाम से अब नया सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट होगा जिसके लिए डीसी स्टूडियो अलग से क्रिएट किया गया मार्वल स्टूडियोज की तरफ और जिसके प्रेसिडेंट जेम्स गन होंगे जिनके हाथ में डीसीयू के लिए पूरी क्रिएटिव फ्रीडम है. दूसरी तरफ डेडपूल 3 इस साल आएगी. उससे एमसीयू आर रेटेड कंटेंट की तरफ एंट्री करेगा एंड कुछ नया ट्राई करेगा. डीसीयू जिसके लिए जैक स्नाइडर ने अपना विजन बनाया था शायद वो चीज तो नहीं देखने को मिले. लेकिन हम सुपर हीरोज फैंस है उम्मीद रखना अपना काम है. होप सो कि अब डीसीयू को अच्छी सक्सेस मिले और हमें डीसी के अच्छे से अच्छे कंटेंट से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिले एंड एमसीयू भी अब अपनी पेस पकड़ना शुरू करे. 2020 से सुपर हीरोज फैंस कुछ बड़ी चीज के इंतजार में है एंड होप सो कि वो चीज हमें मिल जाए. तो यार यही थी एमसीयू एंड डीसीयू की जर्नी थ्रू आउट द ईयर. इस वीडियो को यही तक रखते हैं. अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो नीचे कमेंट्स में बताएं. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक आप जिंदगी के मजे लो वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी. जय हिंद, वंदे मातरम.